नमस्कार। नवाचार को समर्पित आज के इस प्रेरणादायक सुअवसर को अपने सानिध्य से आलोकित कर इस आयोजन को गौरव एवं गरिमा प्रदान करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी गहन आभार भावना व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति भारत की नवाचार यात्रा के प्रति आपकी अटल प्रतिबद्धता की सशक्त अभिव्यक्ति है, जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। We also extend a gracious and respectful welcome to Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education, Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of Science and Technology, Shri Jayant Chaudhary, Honorable Minister of State for Education, and Dr. Sukant Majumdar, Honorable Minister of State for Education. And we warmly welcome esteemed dignitaries from government, academia, industry, and the broader innovation ecosystem. A very warm welcome to युग्म 2025. मान्यवर, आज भारत नवाचार की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जिसके शिल्पकार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आज नवाचार बन रहा है राष्ट्र निर्माण का मंत्र, जो हर युवा के स्वप्न में, हर स्टार्टअप की सोच में गूंजता है। नवाचार की ऊर्जा से प्रकाशमान युवाओं की कल्पनाओं को मिल रहा है खुला आसमान। नवाचार अब है जन जन की आशा, शोध बना शक्ति, तकनीक अभिलाषा। अब मैं वाधवानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अजय केला को आमंत्रित करती हूं कि वे मंच पर आएं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज का ये अवसर भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को गति प्रदान करेगा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के हमारे प्रयासों को भी रफ्तार देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर अजय केला। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब विचार नवाचार में बदलते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। आपके नेतृत्व में देश दृढ़ संकल्प के साथ नवाचार के पथ पर अग्रसर है। नवाचार को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का आधार बनाने के सूत्रधार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद डॉक्टर अजय केला। और अब मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए युग्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार सबके साथ साझा करें। डॉक्टर अजय केला। नमस्कार। सोचा अपने देश में आए हैं तो क्यों नहीं अपनी भाषा में बोलें। मैं 1981 में आईआईटी बॉम्बे की मुंबईया हिंदी छोड़कर अमेरिका गया। आजकल सोचता हूँ अमेरिकन इंग्लिश में, ट्रांसलेट करता हूँ और बोलता हूँ टूटी फूटी हिंदी में। अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ आए आदरणीय मंत्रीगण, आप यहाँ आए हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है। आज यहाँ देश के कोने कोने से सब विजनरी भी इकट्ठा हुए हैं। फाउंडेशन की तरफ से और मेरी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क या विन का लॉन्च कर रहे हैं। विन का दूसरा नाम भी निकलता है, व्हाट इंडिया नीड्स। विन का सिंपल गोल है रिसर्च को लैब से उठाकर प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप और जॉब में बदलना। इस इवेंट का नाम उगम रखा है। उगम का मतलब है कॉन्फ्लुएंस। दिस इज अ परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट। इन तीन क्षेत्रों से जब आज यहाँ इतने महान लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये इवेंट नहीं रहा, एक नई सोच की बुनियाद है। हम सब मिलकर आपका विकसित भारत का विजन को आगे बढ़ाएंगे। हम वाधवानी वाले सिर्फ
एक मकसद है, हाउ डू वी गेट अंडर सर्व यूथ टू अर्न गुड मनी। अंडर सर्व्ड और मनी की बात चली तो एक याद आई। बचपन में मैं जू बीच पर चलता था, वॉक करता था। सांता क्रूज एयरपोर्ट से जब प्लेन छूटते थे तो सोचता था एक दिन मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा कि प्लेन में बैठ सकूं। आजकल प्लेन में बैठता हूं, नीचे देखता हूं और सोचता हूं मुझे भी कभी इतना टाइम मिलेगा कि मैं बीच पर वॉक कर सकूं। जिंदगी ने मुझे प्लेन की टिकट दी और पिछले 15 साल से रोमेश और हम वाधवानी वाले लगे रहे हैं कि कैसे लाखों लोगों को उनके प्लेन की टिकट दें। Let me now introduce our chairman, Dr. Romesh Wadhwani. PhD करते ही रोमेश जी ने कंपनीज बनाना शुरू कर दिया। अब तक उन्होंने 30 कंपनियां बनाई और आज वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने 80% अपना वेल्थ वाधवानी फाउंडेशन को डेडिकेट कर दिया है। जब खर्चा करने की बात आती है, उनका एक ही मंत्र है, इन्वेस्ट इन इम्पैक्ट, आउटकम्स एंड जॉब क्रिएशन। तो ये पैसा जब हम बहुत सोच समझ के खर्चते हैं, वहीं जहां असली बदलाव हो, लोगों की जिंदगी सुधरे, देश का निर्माण हो। विकसित भारत, here we all come. Here comes our visionary chairman, Dr. Romesh Wadhwani. Thank you very much. Prime Minister Modi ji, a great welcome and many thanks for being here with us today. I'm sorry I'm not there in person to join you, but I'm very happy that we were able to do this electronically. And to our distinguished ministers and all our guests, a big welcome. History teaches us that countries that are the biggest innovators are also the most powerful and the most successful economically. For example, the United States has innovated everything from the telephone to the airplane to semiconductors to the internet to AI, and we all know how powerful it has become. Similarly, India has the opportunity to be a global leader in innovation, but we have many challenges to overcome. For example, we have many research institutes, but none are in the global top 100. We do lots and lots of research projects, but very few of them turn into great products or great startups. And the level of collaboration between industry and academia is very poor and needs to be improved. The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry, and government so that India can, in fact, become a global leader in innovation. Now, my entire career has really been a long adventure in innovation. At IIT Bombay, I built the first rocket built in India, and we fired it up in the air, it went up 100 feet, and then, of course, it came back down to earth. But that was the start of my innovation journey, which then turned into a passion for entrepreneurship, and I started my first company straight after getting my PhD. Over the years, I have built 30 successful software companies, and all the way from robotics to supply chain management to AI for healthcare. And in spite of that, I continue to be as passionate as I have ever been about building the next generation of companies, which I'm doing now, using the most advanced AI applied to the business enterprise. Now, with success
I believe there's an obligation to give back and be philanthropic. So 25 years ago, I started Wadhwani Foundation with the mission of accelerating job creation and economic development in India and other emerging economies through large-scale initiatives in entrepreneurship and skilling. The objectives were to create 5 million new jobs and to skill another 25 million people to become employable. This journey is progressing well. Each of these initiatives has multiple programs, all of which are moving along, and we keep adding new programs every year. Most recently, we launched the Wadhwani Innovation Network with partnerships with a number of leading research institutes. And the agreements that we have just signed today, right here in the presence of the Prime Minister, with leading institutes like IIT Kanpur, IIT Delhi, will now take Wadhwani Innovation Network to the next level. We are also beginning to integrate these initiatives to help create the National Jobs Platform for India. In addition, we have two major initiatives for accelerating AI in the Indian government. One is the Wadhwani Digital Transformation Initiative, and the other one is the Wadhwani AI Institute, which in fact the Prime Minister launched himself a little over 6 years ago, which I'm doing jointly with my younger brother. Now, innovation today is moving at speed and scale that is just unbelievable. The key principles today are dream big, act bold, and move fast. Prime Minister Modi ji एक महान नव प्रवर्तक है और उनकी ड्रीम्स, भारत की ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं. उनके ज्यादा इनिशिएटिव्स बहुत बोल्ड हैं, जैसे विकसित भारत या मेक इन इंडिया. और उनके मिनिस्टर जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है जो भी वो काम कर रहे हैं ज्यादा जल्दी कर लें. मेरी छोटी सी स्केल में मैं भी यही प्रिंसिपल्स लगा रहा हूं और मेरे सामने बहुत ज्यादा काम अभी भी है. मैं आपसे एक बड़ा चैलेंज, आप सबसे मैं एक बड़ा चैलेंज पेश करना चाहता हूं. अनुसंधान और इनोवेशन में आपकी ड्रीम्स कितनी बड़ी हैं? आपके एक्शंस कितने बोल्ड होंगे? आपकी प्रगति की स्पीड कितनी तेज होगी? जो भी आप करेंगे वैसा भी तो भारत बनेगा. मुझे लगता है अब सब साथ में चलें और ये युगम की स्पिरिट लगाएं. एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन बढ़ाएं तो इंडिया ग्लोबल सुपर पावर जरूर बनेगा. जय हो. Thank you so much, Dr. Ramesh Wadhwani, for your profoundly inspiring words. वाधवानी फाउंडेशन के माध्यम से भारत की नवाचार और रोजगार सृजन यात्रा के प्रति आपकी निरंतर प्रतिबद्धता सबके लिए प्रेरणा स्रोत है. And now, ladies and gentlemen, let's take a visual journey into the world of Wadhwani Foundation. किस प्रकार इनके भविष्योन्मुखी प्रयास भारत के यात्रा को, विकास यात्रा को गति प्रदान करते हैं. आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन. पिछले एक दशक में भारत ने ग्लोबल मंच पर उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी पहचान बनाई है. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात से लेकर डिजिटल क्रांति तक, कनेक्टिविटी से लेकर स्मार्ट और टेक्नोलॉजी सक्षम शासन तक भारत आगे बढ़ रहा है. तेजी से
और ठोस इरादों के साथ इस बदलाव की प्रेरणा स्रोत हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका दृढ़ संकल्प है कि भारत विज्ञान और अनुसंधान में दुनिया का नेतृत्व करे। विकसित भारत का उनका आह्वान देशव्यापी नवाचार आंदोलन को प्रेरित कर रहा है कि इनोवेशन ही जीवन है, इनोवेशन से ही बदलाव आता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। इस नवाचार आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से वाधवानी फाउंडेशन ने शिक्षा मंत्रालय, ANRF तथा AICTE के सहयोग से वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क विन की शुरुआत की है, जिसे आज हम इस युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर रहे हैं। अनुसंधान और इनोवेशन की तरफ अग्रसर विन लैब से मार्केट तक की एक अनोखी पहल है, जो शिक्षा संस्थान, इंडस्ट्री और सरकार को एक मंच पर जोड़ती है। विन का लक्ष्य है इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और रिसर्च को मार्केट तक तेजी से पहुंचाना। विन 2 सुपर हब्स, 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा और ANRF और AICTE के साथ मिलकर 1000 से अधिक शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। आइडिया से इम्पैक्ट तक विन नवाचार के हर चरण में समर्थन प्रदान करता है। जब एक शोधकर्ता उद्यमी बनता है, तो हम उसके सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर साथ रहते हैं। वाधवानी फाउंडेशन नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय लेवल के प्लेटफॉर्म्स के रूप में कार्य करता है, जो मिलकर नौकरी सृजन को गति देते हैं। वाधवानी एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के माध्यम से 5000 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग प्राप्त हुआ है और 2 लाख से अधिक को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। 60 लाख से अधिक शिक्षार्थी हमारे स्किलिंग नेटवर्क से तैयार होकर रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पॉलिसी मेकर्स को टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए सक्षम बनाता है। हमारा AI प्लेटफॉर्म्स मेंटर्स ज्ञान और संसाधनों तक ही नहीं, बल्कि अवसरों तक भी सबकी पहुंच को आसान बनाता है। परंपरा से परे हम एक नई सोच वाली फिलांथ्रोपी है, जो इम्पैक्ट पर फोकस करती है। हमारा मिशन स्पष्ट है, नौकरियां सृजित करना और जिंदगियां बनाना। हम पिछले 20 वर्षों से 15 से अधिक देशों में ये कार्य कर रहे हैं और ये सब डॉक्टर रोमेश वाधवानी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, जो इस ग्लोबल मूवमेंट फॉर जॉब्स, डिग्निटी और ट्रांसफॉर्मेशन की आधारशिला है। हम उनके साथ हैं जो सपना देखते हैं, जो संकल्प लेते हैं और जो भविष्य रचते हैं, एक नए आत्मनिर्भर भारत का भविष्य। आइए हम सब मिलकर निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। ज़मीं को फलक को हुआ तब गुमान, लिखा चांद पर हमने जय हिंदुस्तान। जहां तुम खड़े हो वहीं हो शुरू, बना दो तुम भारत को सबका गुरु, बना दो तुम भारत को सबका गुरु। यही है आह्वान युग्म 2025 का। देवी और सज्जनों, अब हम ऐसे महत्वपूर्ण क्षण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो 3 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की पार्टनरशिप्स का साक्षी बनने जा रहा है। 3 major national scale collaborations being finalized through exchange of MOUs. इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 1400 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता जताई जा रही है, जो भारत की नवाचार क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। The first MOU is a partnership between the Wadhwani Foundation and IIT Kanpur to establish the Super Hub in Artificial Intelligence and Intelligence Systems. May I please request Professor Manindra Agrawal, Director IIT Kanpur, and Dr. Ajay Kela, President and CEO Wadhwani Foundation, to please step forward to exchange the MOU. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स को समर्पित एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 500 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और AI पॉलिसी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान केंद्रों और 50 एक्सटर्नल हब्स के साथ भारत को वैश्विक स्तर पर AI के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में स्थापित करेगा।
Thank you, Professor Manindra Agrawal, and I request Dr. Kela to please stay back for the next MOU, which is the MOU between Wadhwani Foundation and IIT Bombay for launching the Super Hub in Biosciences and Health Tech. May I please request Professor Shirish Kedare, Director IIT Bombay, to step forward and exchange the MOU with Dr. Ajay Kela. ये सुपर हब एक परिवर्तनकारी पहल है। 300 करोड़ की लागत का ये हब बायोटेक, हेल्थ सिस्टम्स, मेडिकल डिवाइसेस और ट्रांसलेशनल साइंसेज के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को नए आयाम प्रदान करेगा। थैंक यू प्रोफेसर शिरीष केदारे। और तीसरा एमओयू वाधवानी फाउंडेशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के बीच होने जा रहा है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट Dr. Shiv Kumar Kalyanaraman, CEO of ANRF, to kindly join us to exchange the MOU with Dr. Ajay Kela. This is the MOU for jointly funding the high-impact translational research, AI, quantum technologies, biosciences, health tech, smart mobility जैसे क्षेत्रों पर इसमें फोकस रहेगा। Thank you, Dr. Shiv Kumar Kalyanaraman and Dr. Ajay Kela. ये पार्टनरशिप्स राष्ट्रीय नवाचार की नींव को और अधिक मजबूती देते हुए अनुसंधान को सही दिशा भी प्रदान करेंगी। देवी और सज्जनों, अब मैं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज के इस अवसर पर वे अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री जयंत चौधरी साहब, डॉक्टर मजूमदार जी, डॉक्टर केला फ्रॉम वाधवानी फाउंडेशन, ladies and gentlemen, members of the fraternity, सच पूछिए तो आज का ये समारोह, ये उत्सवमय समारोह, ये दुनिया भर के लिए पैगाम है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है और 2020 का दशक भारत का दशक है। The 21st century belongs to India and that India's moment has arrived. वो जमाना जाता रहा जब दुनिया के तथाकथित विकसित देश सफल पहल करते, प्रयोग करते और फिर 10-15 साल के बाद भारत में उसको अपनाया जाता। अब याद कीजिए टेलीविजन को, यूरोप और अमेरिका में 1950 के दशक में देखा जाता था, हमें उसके दर्शन करते करते सन 1970 का साल गुजर गया। आज तस्वीर बदली है। आज सफल प्रयोग भारत में किए जाते हैं और बाकी दुनिया उसका अनुसरण करती है, चाहे वो कोविड का वैक्सीन हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो क्वांटम हो। India is no longer a follower, ladies and gentlemen. On the contrary, India today beckons others to follow her. और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है, वरना हम में कोई कमी ना थी। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। आप याद कीजिए आर्काइव्स की वो विक्रम साराभाई की तस्वीर, जब वो साइकिल पर कैरेज पर लाद कर अपना सामान ले जाते हैं। यानी अभाव था तो साधनों का, अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षित होती है, और उस अभाव की पूर्ति हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। जहां एक और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट मात्र और मात्र 2,777 करोड़ हुआ करता था 11 वर्षों में, कई गुना बढ़ करके 28,509 करोड़ तक पहुंच गया। और दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर को शमूलियत करने के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया। और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री जी ने ये एहसास पैदा किया कि भारत में भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए क्षमता है, the confidence that India has the capacity to play a global role. But ladies and gentlemen, as you all will bear me out, that to be a global player, we have to live up to global benchmarks. We have to follow global strategies. और इसी से प्रेरित हुआ ये विचार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसका सुझाव भी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा आया जब वो 3 जनवरी 2019 को इंडियन साइंस कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। और इसके पीछे का भाव ये रहा, इसका मोटिवेशन, इसका मकसद क्या है कि वो जमाना जाता रहा जब इकाइयों में अलग थलग होकर के काम किया जाता था। The age of silos is over, ladies and gentlemen. And if you have to move on from here where we are, the only option is to move in an integrated fashion. आज जरूरत है synergy between research, innovation, academia and industry. आज जरूरत है closer collaboration between public and private sector, both domestically and internationally. आज जरूरत है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और स्टेक होल्डर्स की शमूलियत की, और आपको जानकर के खुशी होगी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान में लगभग 60% भागीदारी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की है। 3-4 साल की गंभीर मंथन के बाद, सभी स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लेने के बाद, दुनिया के अन्य मॉडल्स को स्टडी करने के बाद सन 2023 में एक्ट के जरिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन हुआ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की और फाउंडेशंस की तुलना में ये एक श्रेष्ठ फाउंडेशन है। और इसका सबसे बड़ा गुण और विशेषता ये कि इसमें ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज और इंडियन इथॉस को भी पर्याप्त जगह दी गई है ताकि we can come out with the best of the best outcomes by combining traditional Indian knowledge with the latest cutting edge technology, which is our exclusive domain. और आपको जानकर के खुशी होगी कि एक ही साल के भीतर 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट अक्टूबर 14, 2024 को लॉन्च किया गया with the funding support of 60 lakh and overheads for the new starters and for a period of 3 years. दूसरा, mission for advancement in high impact areas, which is dedicated to electric vehicle mission. और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, partnership for accelerated innovation and research, अर्थात पेयर, which is dedicated to hub and spoke framework, जिसका बड़ा करीब का ताल्लुक है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। और ये उस शिकायत को एड्रेस करता है कि जो मिसमैच ऑफ फंडिंग्स हुआ करता था, विशेषकर जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से शिकायत आया करती थी। अभी तक हमने 7 नेटवर्क शिनाख्त कर दिए हैं एंड वी हैव अनाउंस्ड ₹100 करोड़ ईच एज अ सपोर्ट। और आज ये एक नया पड़ाव, जैसे रमेश वाधवानी जी ने आपके आगे बात रखी, a commitment for research translation and co-funding of Anusandhan National Research Foundation backed projects by Vadvani Foundation. Ladies and gentlemen, Vadvani Foundation has shown the way and I'm sure others too would be motivated to follow them. समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बात समाप्त करते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जन्म प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना और प्रेरणा से हुआ था। और आने वाले वक्त में भी प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और गाइडेंस में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने में सफल रहेगा और हम सब मिलकर के कामयाब होंगे वो सपना साकार करने में, वो विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने भारत के एक एक नागरिक के दिल में जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और देवी सज्जनों, अब मैं अत्यंत सम्मान के साथ माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी आज की इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल युग्म 2025 के अवसर पर अपने मनोभाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी। हम सभी के मार्गदर्शक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जयंत चौधरी जी, सुकांत मजूमदार जी, आदरणीय श्री रमेश वाधवानी जी, फाउंडर तथा चेयरमैन वाधवानी फाउंडेशन, डॉक्टर अजय केला, सीईओ वाधवानी फाउंडेशन, देश के जाने माने शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रमुख नेतृत्व, नवाचार की अन्वेषी, एंटरप्रेन्योर्स, फिलैंथ्रोपिक पार्टनर्स, अन्य महानुभाव तथा मीडिया की साथीगण, सभी को नमस्कार। हम सभी की सौभाग्य है हम युगम की इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। युगम विकसित भारत के लिए, भारत की नई पीढ़ी के लिए, नवाचार के लिए, नवोन्मेषण के लिए। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ समावेश, सम्मिश्रण, ऊंचाई के लिए, कॉन्फ्लुएंस। यही शब्द ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आज देश में इनोवेशन, नवाचार, नई नियुक्ति की प्रक्रिया, आत्मविश्वास की ये पद्धति इसीलिए संभव हो पाई है। इसके पीछे हिमालय की चट्टान की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जो विशेष करके युवा पीढ़ी के मन में एक नया उत्साह भरा है। राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसंधान को, अपनी मेधा को समर्पित करना, देश को विकसित भारत बनाने के समर्पित होने का ये एक मंच बना है। ये इसीलिए संभव हो पाई है, हमारी एक सामूहिक प्रयास है। मित्रों, 2014 के पहले देश में उच्च स्तरीय शिक्षानुष्ठान में केवल 3 ही रिसर्च पार्क होते थे। 2014 के उपरांत आज तक 6 नए रिसर्च पार्क आज देश की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित है, काम कर रहा है। अभी सरकार की सामूहिक प्रयास से और नया 13 रिसर्च पार्क की कल्पना, उसकी सपना हम सब लोग देख रहे हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक दृढ़ स्तंभ, एक सुखद स्तंभ के रूप में, एक प्रयास के रूप में इंडस्ट्री एकेडेमिया की कोलैबोरेशन और को फंडिंग का एक नया मंच बनते जा रहा है। आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डीप टेक में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको अनेक विषय में मल्टी सेक्टर, मल्टी प्रायोरिटी के साथ उसमें आज हम काम कर रहे हैं। मित्रों, सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लाभ पे रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 2014-15 में देश की हायर एजुकेशन में 3 करोड़ 42 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज 2021-22 की जानकारी तक देश में 4 करोड़ 46 लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। यह पिछले 10 साल की उच्च शिक्षा की एक सफल प्रमाण है। मित्रों, आज मैं अगर विश्व पटल पे भारत के बारे में कैसे लोग सोचते हैं, मैं एक आस्पी, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख, विश्व के प्रमुख टेक्नोलॉजी ट्रैकर की समीक्षा को अगर भारत की दृष्टि से भारत की ओर देखता हूं, विश्व की 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से 45 में, आउट ऑफ 64, 45 टेक्नोलॉजी में पहला 5 स्थान में आज भारत खड़ा दिख रहा है। यह भारत की सामूहिक उपलब्धि है। 2015 में
11 इंस्टीट्यूशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आते थे। आज 2025 में यह संख्या बढ़ के 46 तक पहुंचा है। मैं आज बधाई दूंगा आदरणीय रमेश वाधवानी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने आगे आया है। और आज हम सबके सामने कई नई इनिशिएटिव की शुभारंभ किया गया है। उसमें से मैं प्रमुख मानता हूं 1400 करोड़ रुपया की इस पार्टनरशिप का नींव रखना, फाउंडेशन रखना। उसकी लाभार्थी एएनआरएफ होगा, एआईसीटी होगा, भारत की प्रमुख आईआईटीज और आईआईसी होगा। इसके अर्थ भारत की मेधावी नई विद्यार्थी होगा, युवा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक प्रमुख परामर्श था, रिकमेंडेशन था, कल्चर ऑफ इनोवेशन। मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में आज विश्व में हम अपना स्थान बना रहे हैं। 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 81st पोजीशन पे हम थे, 81वें स्थान पे हम लोग थे। आज 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 39 तक पहुंची है। ये केवल वक्तव्य नहीं है, ये प्रमाण है। आज मैं युगम वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क की सुपर हब्स और इनोवेशन सेंटर्स के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में देश की प्राथमिकता, देश की आवश्यकता, देश की सामान्य लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए इस प्रयास को समर्पित करता हूं। विशेष करके मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और वाधवानी फाउंडेशन का। हमारी रिसर्च इकोसिस्टम पे अभी चर्चा किया गया है, आइडिया टू प्रोडक्ट। मित्रों, हमारे देश में सारे संभावना होने के बावजूद हैंड होल्डिंग के अभाव से पिछले कई दशकों में हमारी रिसर्च पेपर में सीमित होता था। हमारा आइडिया में ही रहता था भारत के अंदर, वो आइडिया बाहर जाके हमारे पास प्रोडक्ट होके लौटता था। आज इस पहल से हम प्रयास कर रहे हैं वैली ऑफ डेथ टीआरएल लेवल 4 to 8 के अंदर एक ब्रिज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं इस प्रकल्प को मानता हूं। यह प्रकल्प विकसित भारत के लिए, भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, नवाचार को प्राथमिकता देने के लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की इस वक्तव्य से मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इनोवेशन नो लॉन्गर रिमेन्स ए चॉइस बट हैज बिकम एन इंपेरेटिव। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सभी महानुभावों का, जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। विकसित भारत की प्रवास के लिए एक कदम हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके संबोधन के लिए। देवी और सज्जनों, एक सोच बदल सकती है तकदीर, हौसलों से लिखी जाती है तहरीर। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष जय विज्ञान जय अनुसंधान ने हमारे राष्ट्रीय संकल्प को पुनः प्रज्वलित किया है, ताकि विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को हम सभी देशवासी राष्ट्र निर्माण के मंत्र के स्वरूप आत्मसात कर विकसित भारत की यात्रा का अभिन्न अंग बना सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मुखारबिंद से निकला प्रत्येक वचन हमें नई दिशा प्रदान करता है। आपकी कर्मठता और राष्ट्रनिष्ठा को नमन करते हुए अत्यंत हर्ष और सम्मान के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। कृपया अपने उद्गार प्रस्तुत कर हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री जयंत चौधरी जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े मेरे मित्र श्री रमेश वाधवानी जी, डॉक्टर अजय केला जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े आप सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज यहां सरकार, एकेडेमिया, साइंस और रिसर्च से जुड़े भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये एकजुटता, ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मेरे मित्र रमेश वाधवानी जी की सराहना करता हूं। आपके डेडिकेशन और सक्रियता से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात जो दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए जीवन समर्पित करता है वही वास्तविक जीवन जीता है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सेवा का ही माध्यम मानते हैं। जब मैं हमारे देश में वाधवानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को देखता हूं, जब मैं रोमेश जी और उनकी टीम के प्रयासों को देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं, रोमेश जी ने तो अपने जीवन को काफी संघर्ष में तपाया है, सेवा के लिए समर्पित किया है। जन्म के तुरंत बाद जब वो कुछ ही दिन के थे, तब विभाजन की विभीषिका झेलना, अपनी जन्मभूमि से पलायन के लिए मजबूर होना, बचपन में ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो जाना और उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना, ये अपने आप में एक असाधारण
और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्रा है। और अपनी इस सफलता को एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में भारत के लोगों के लिए समर्पित कर देना, भारत की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित कर देना, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देना, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वाधवानी फाउंडेशन स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक में भी काफी काम कर रहा है। मैं इसके लिए और इसके पहले भी वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसे अवसर पर आप सबके बीच आया हूं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वाधवानी फाउंडेशन ऐसे ही अनेक माइलस्टोन्स गढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपकी संस्था के साथ है, आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ाना आसान हो गया है। यानी भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। उनकी कैरियर के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले 1 दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग
6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। इससे ये भी पता चलता है कि देश के युवा को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, उसने युवाओं को यह भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की पहुंच वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल तक आसान हो गई है। देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, इन प्रयासों का परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D में एक्सेल नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D है, तो मेरा मतलब है रेडी एंड डिसरप्टिव। भारत आज अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कमीशन किया। 422 मीटर का ये हाइपरलूप इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से IIT मद्रास में डेवलप किया गया। IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट को कंट्रोल करती है। IISc में ही रिसर्चर्स ने ब्रेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 से ज्यादा कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा स्टोर और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने पहली इंडिजीनियस MRI मशीन भी बना ली है। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग R&D हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये है विकसित होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। साथियों, भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए डायनेमिक सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जहां युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। हाल ही में हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड रहा। 125 देशों के 2000 इंस्टीट्यूशन में से 90 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत से थी। 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 9 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज थी। 2025 में ये संख्या 46 हो चुकी है। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में
तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, तंजानिया में आईआईटी मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, हमारे छात्रों को क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक्सपोजर भी मिलेगा। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने विस्तार से बताया, हमने अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। जब हम लैब से मार्केट तक की दूरी को कम कर देते हैं तो रिसर्च के परिणाम लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। इससे रिसर्च को भी मोटिवेशन मिलता है, उनके काम, उनकी मेहनत का इंसेंटिव उन तक पहुंचता है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और वैल्यू एडिशन के व्हील को और गति मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सरकार रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने, अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक करने के प्रयासों को भी गति दे रही है। साथियों, हमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में
आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने माने संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप के द्वारा इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को गति मिल रही है। हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। इस बार के बजट में हमने आईआईटी में सीटों की संख्या और कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। देश में मेडिटेक यानी मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी के कई कोर्सेज आईआईटी और एम्स के सहयोग से शुरू किए गए हैं। हमें इस जर्नी को समय से पूरा करना है। हमें हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। युग्म के जरिए हम इन प्रयासों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन की साझा पहल से हम देश का इनोवेशन लैंडस्केप बदल सकते हैं। आज के इस आयोजन से इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर युग्म पहल के लिए वाधवानी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र रमेश जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका प्रेरणादायी संदेश हम सबको दिशा दिखाता है। देश की नवाचार नीति को दृढ़ विश्वास के साथ दिशा देने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका ओजस्वी संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भारत विश्व पटल पर एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनने के लक्ष्य को साधने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ताकि हम केवल घरेलू जरूरतों को ही पूरा ना करें, बल्कि विश्व को भी नए समाधान दे सकें। यह है इनोवेशन का महाकुंभ युग्म।